एक 30 साल की जवान लड़की जिसके बाल डर के मारे रातों रात बर्फ जैसे सफेद हो चुके हैं। वो इतनी डरी हुई है कि एक सुरक्षित कमरे में बैठे हुए भी बुरी तरह कांप रही है। अरे बाप रे! ये तो सच में बहुत खौफनाक तस्वीर है। बिल्कुल। और मौत का एक ऐसा खौफनाक तरीका जिसने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील होने के बावजूद अपना काम कर दिया। मतलब इंसान जब भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करता है तो वो खुद को दुनिया की हर परेशानी से सुरक्षित मान लेता है ना। हाँ, लकड़ी का वो दरवाजा और लोहे की चटकनी एक-एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करती है। वही तो। लेकिन अगर कोई सोचे कि वो दरवाजा सुरक्षा के बजाय एक पिंजरा बन जाए तो। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम डॉक्टर जॉन वॉटसन के कुछ बेहद व्यक्तिगत नोट्स की गहराई में उतरने वाले हैं। अप्रैल 1883 का वो मामला। सही कहा। हाँ, एक ऐसा मामला जिसने दुनिया के सबसे मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स के शानदार करियर में भी एक अलग और भयानक मुकाम बनाया। इसे स्टोक मोरैन के रॉयलॉयड खानदान का रहस्य कहा जाता है। और ये मामला महज एक कत्ल की पहेली नहीं है। वॉटसन के नोट्स से साफ पता चलता है कि ये इंसानी लालच, क्रूरता और एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। एक ऐसा लॉक्ड रूम मिस्ट्री या बंद कमरे का रहस्य जो हमारी उस बुनियादी सोच पर वार करता है कि बंद दरवाजा मतलब सुरक्षा। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम सुरागों के इस रोमांचक यात्रा में ये समझें कि कैसे होम्स ने उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ा जिन्हें आम पुलिस या फोरेंसिक विज्ञान देख तक नहीं पा रहा था। हाँ, और इस खौफनाक पहेली की शुरुआत बेकर स्ट्रीट के सिटिंग रूम से होती है। सुबह के 7:15 का वक्त है। लंदन की सर्द सुबह और सामने बैठी है हेलन स्टोनर। जिसके चेहरे पर वैसी ही दहशत है जैसी किसी जाल में फंसे हुए जानवर की आंखों में होती है। बिल्कुल। उस लड़की की हालत देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि वो किसी सामान्य डर से नहीं बल्कि एक लंबे मनोवैज्ञानिक आघात से गुजर रही है। हम्म। और इस आघात को समझने के लिए वॉटसन के नोट्स हमें हेलेन के सौतेले पिता डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट के डरावने इतिहास की तरफ ले जाते हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत ही डार्क कहानी है। हाँ, ये कहानी इंग्लैंड के सबसे पुराने सैक्सन परिवारों में से एक के पतन से शुरू होती है। एक ऐसा खानदान जिसके पास कभी अपार दौलत और जमीनें थी, लेकिन पीढ़ियों की अय्याशी और जुए की लत ने उन्हें सड़क पर ला दिया। और पीढ़ियों के उस पतन का सबसे भयानक रूप डॉक्टर रॉयलॉट में नजर आता है। इस इंसान ने हालातों से समझौता करते हुए मेडिकल की डिग्री ली और कलकत्ता का रुख किया। अच्छा, भारत चला गया। हाँ, वहां उसने अपनी काबिलियत से काफी नाम और पैसा भी कमाया। लेकिन एक इंसान अपनी फितरत से भाग नहीं सकता। डॉक्टर रॉयलॉट के अंदर एक हिंसक जानवर छिपा था। मतलब वो पहले से ही क्रूर था। बहुत ज्यादा। कलकत्ता में घर में हुई कुछ चोरियों के शक में उसने गुस्से में आकर अपने ही बटलर की पीट पीट कर हत्या कर दी। अरे बाप रे! एक डॉक्टर जिसका काम जीवन बचाना है, वो इतनी बेरहमी से किसी की जान ले लेता है? बिल्कुल। इस जुर्म के लिए वो फांसी से तो बच गया, लेकिन उसे एक लंबी सजा काटनी पड़ी। और जब वो जेल से बाहर आया तो वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। चलो, इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो भारत से इंग्लैंड लौटता है, फिर वो हेलेन की माँ से शादी करता है, जो एक अमीर विधवा थी। हाँ, लेकिन नियति का खेल देखिए। इंग्लैंड लौटने के कुछ समय बाद ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में हेलेन की माँ की मौत हो गई। और इसके बाद? डॉक्टर रॉयलॉट ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पूरी तरह छोड़ दी। वो अपनी दोनों सौतेली बेटियों हेलेन और जूलिया के साथ स्टोक मोरैन की अपनी पुश्तैनी खंडहर हो चुकी हवेली में जाकर बस गया। और खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया। और वहां का जो माहौल वॉटसन ने बयां किया है, मतलब सोच के ही अजीब लगता है। एक सन्नाटे भरा गांव और हवेली के आसपास खुले मैदानों में एक भारतीय चीता और एक बबून आजाद घूम रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही हवेली की जमीन पर घुमक्कड़ जिप्सियों का डेरा भी है। मतलब ये पूरा सेटअप किसी हॉरर मूवी के सेट को एक वाइल्ड लाइफ पार्क के साथ मिला देने जैसा लगता है, जहां इंसान और जानवर दोनों ही खतरनाक हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जानवरों का ये खौफनाक माहौल सिर्फ एक सनकी इंसान का शौक नहीं था। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। अच्छा, वो कैसे? एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट तैयार करना जिससे पूरा गांव उस हवेली से दूर रहे। सालों का ऐसा अकेलापन और पारिवारिक हिंसा का इतिहास किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। हाँ, डॉक्टर रॉयलॉट ने जानबूझकर ऐसा खौफ पैदा किया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस हवेली के पास फटकने की हिम्मत ना करे। बिल्कुल। हेलेन और जूलिया के लिए ये एक भयानक टॉर्चर था।
उनके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई नौकर नहीं था। वे पूरी तरह से एक ऐसे इंसान के रहमो करम पर थीं जिसने गांव के लोहार को सिर्फ एक बहस के बाद नदी के पुल से नीचे फेंक दिया था। बाप रे। और यही ब्लाइंड स्पॉट उस भयानक रात का स्टेज बना जब हेलेन की जुड़वा बहन जूलिया की मौत हुई। जो कि 2 साल पुरानी घटना है, लेकिन इस रहस्य का असली केंद्र वही है। हाँ, जूलिया की शादी होने वाली थी, सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, लेकिन मौत से कुछ रातें पहले उसने हेलेन को एक बहुत ही अजीब बात बताई। वो आवाज वाली बात? बिल्कुल। उसने कहा कि रात के करीब 3 बजे उसे एक धीमी सीटी और किसी धातु या मेटल के खटकने की आवाज सुनाई देती है। रात के सन्नाटे में ऐसी आवाजें सिर्फ एक भ्रम नहीं हो सकती। ये उस खामोश साजिश की आहट थी जो उसकी जान लेने के लिए रची जा रही थी। और फिर वो तूफानी रात आई। बाहर हवाएं चीख रही थीं, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। कुदरत खुद उस हवेली के खौफ को बढ़ा रही थी। तभी तूफान के शोर को चीरते हुए जूलिया की एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। हेलेन अपने कमरे से भागकर बाहर आई। उसने भी वो धीमी सीटी और मेटल के खटकने की आवाज सुनी। और फिर जूलिया बाहर आई। हाँ, जूलिया का दरवाजा खुला और वो लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और गिरते गिरते उसने वो आखिरी शब्द कहे जो पहेली को और उलझा देते हैं। ओह माय गॉड, हेलेन! ये बैंड था, धब्बेदार बैंड। यानी द स्पेकल्ड बैंड। उसके एक हाथ में जली हुई माचिस थी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कमरे की जांच हुई तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियों पर पुराने जमाने के मजबूत शटर और लोहे की सलाखें थी, है ना? बिल्कुल। चिमनी भी लोहे के 4 बड़े स्टेपल से सील थी और कॉरोनर की जांच में कोई जहर भी नहीं मिला। तो मैं सोच रहा था, अगर कमरा पूरी तरह से सील था तो क्या ये कोई अंधविश्वास या भूत प्रेत का मामला लग रहा था? या फिर ये इंसानी दिमाग की कोई बेहद शातिर उपज थी? हाँ। और वो आखिरी शब्द, धब्बेदार बैंड, क्या जूलिया का इशारा उन जिप्सियों की तरफ था जो अक्सर अपने सिर पे धब्बेदार रुमाल बांधते थे? देखिए, यही तो रेड हेरिंग यानी भटकाने वाला सुराग होता है। जब जानकारी अधूरी होती है तो इंसान का दिमाग अपने आप पैटर्न बनाने लगता है। मतलब ये सब एक भ्रम था? बिल्कुल। वॉटसन के नोट्स बताते हैं कि होम्स खुद भी शुरुआत में इस बैंड और जिप्सियों वाले रुमाल की थ्योरी में उलझ गए थे। जूलिया के मरते वक्त के शब्द और हवेली के आसपास जिप्सियों की मौजूदगी ने जांच को गलत दिशा में मोड़ने के लिए एक परफेक्ट भ्रम पैदा कर दिया था। और भूतों या काले जादू वाली बात? एक बंद कमरे का रहस्य इसीलिए इतना डरावना होता है क्योंकि वो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है, जब तक कि आप ये ना समझ लें कि कमरे में आने का कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है। जो आंखों के सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। और ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि अब हेलेन को भी उसी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी भी शायद सगाई हो चुकी है। सही कहा। और अब उसे भी अपने कमरे में वही धीमी सीटी की आवाज सुनाई देने लगी है। इसी डर से वो होम्स के पास आई है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खतरे का चेहरा खुद बेकर स्ट्रीट पहुंच जाता है। डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयल डॉट का आना। बिल्कुल। हेलेन के जाने की कुछ ही देर बाद वो होम्स के कमरे में धमकता है और उसका हुलिया, एक भयानक शिकारी पक्षी जैसा रूप, लंबी फ्रॉक कोट, हाथ में चाबुक। और उसने होम्स को सीधे सीधे धमकी दी। हाँ, और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने लोहे के मोटे पोकर को अपने हाथों से मोड़ दिया। लेकिन होम्स भी कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसी पोकर को वापस सीधा कर दिया। वही तो। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इतनी असीम शारीरिक ताकत का प्रदर्शन अक्सर एक गहरे, शातिर दिमाग को छुपाने का एक तरीका होता है? आखिर एक अपराधी खुद जासूस के पास जाकर उसे चेतावनी देने की मूर्खता क्यों करता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विरोधाभास ही एक क्रिमिनल डॉक्टर की मनोवैज्ञानिक पहचान है। होम्स ने खुद पामर और प्रिचर्ड जैसे कुख्यात डॉक्टरों का उदाहरण दिया था। अच्छा, वो जो सीरियल किलर थे? हाँ, जब एक डॉक्टर जिसे शरीर की कमजोरियों और जहर का गहरा ज्ञान होता है वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो वो सबसे खतरनाक अपराधी बन जाता है। क्योंकि उसके पास ज्ञान और हिम्मत दोनों होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रॉलॉट का आना कोई बेवकूफी नहीं थी, बल्कि ये उसके चरम अहंकार का प्रदर्शन था। उसे लगा कि वो होम्स को डराकर केस से दूर कर देगा। और इस खौफनाक दिमाग के पीछे का असली मकसद कोई बदला या पागलपन नहीं था, बल्कि सिर्फ पैसा था। पैसों का खेल हमेशा से सबसे बड़ा मोटिव रहा है। हाँ, होम्स ने जब वसीयत की जांच की तो पूरा खेल साफ हो गया। पत्नी की मौत के बाद हवेली की आय 1100 पाउंड से गिरकर सिर्फ 750 पाउंड रह गई थी। और हर बेटी की शादी पर उसे 250 पाउंड का सालाना हिस्सा देना पड़ता। बिल्कुल।
अगर दोनों बेटियों की शादी हो जाती तो डॉक्टर रॉयलॉट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। यानी जूलिया की मौत के पीछे कोई अंधविश्वास या जादू नहीं था, बल्कि एक विशुद्ध कैलकुलेशन थी। और अब हेलेन अगला निशाना थी। ये जानने के बाद कि हेलेन की जान खतरे में है, होम्स और वॉटसन सीधे क्राइम सीन यानी स्टोक मोरान हवेली पहुंचते हैं। जहां हवेली की खस्ता हालत सब कुछ बयां कर रही थी। काई लगे पत्थर, टूटी छत। लेकिन सबसे चालाकी भरा कदम यह था कि हेलेन के कमरे की दीवार को जानबूझकर तोड़ने का बहाना किया गया था। ताकि उसे जूलिया के कमरे में शिफ्ट किया जा सके। हाँ, और उस कमरे के अंदर के सुरागों ने तो सच में दिमाग घुमा दिया। तो इन सब का क्या मतलब है? ये किसी रिवर्स एस्केप रूम जैसा था। रिवर्स एस्केप रूम। मतलब यहाँ सवाल ये नहीं है कि कोई बाहर कैसे निकला, बल्कि यह है कि किस चीज को अंदर आने का रास्ता दिया गया। बिल्कुल सही तुलना है। कमरे में 3 अजीब सुराग थे। एक बेड जो फर्श से नट बोल्ट से कसा हुआ था, एक घंटी की डमी रस्सी जिसका कोई तार नहीं था, और एक वेंटिलेटर जो ताजी हवा के लिए बाहर नहीं बल्कि ठीक डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में खुलता था। और डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में क्या था? एक लोहे की तिजोरी, दूध की एक कटोरी और एक कुत्ते का चाबुक जिसका फंदा बनाया गया था। अगर इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो वे एक भयानक डिलीवरी सिस्टम का निर्माण कर रहे थे। वो कैसे? बिस्तर का अपनी जगह फिक्स होना, रस्सी का वेंटिलेटर तक जाना, ये सब एक पुल या रास्ते का निर्माण कर रहे थे। वेंटिलेटर हवा के लिए नहीं, बल्कि एक गुप्त रास्ता था। अरे बाप रे! रात का अंधेरा घिर चुका है और अब वक्त है उस मास्टर प्लान को रंगे हाथों पकड़ने का। क्लाइमैक्स का वक्त। हाँ, होम्स और वॉटसन हेलेन के कमरे में बिना रोशनी के इंतजार कर रहे हैं। वेंटिलेटर से रोशनी ना दिखे इसलिए अंधेरा जरूरी था। बाहर बबून का साया मंडरा रहा है। ये तो सेंसरी डिप्राइवेशन जैसा है, इंद्रियों को सुन कर देने वाला इंतजार। और फिर रात के ठीक 3 बजे वेंटिलेटर से एक हल्की रोशनी चमकती है। गरम तेल और मेटल की तेज बदबू आती है, यानी लालटेन जलाई गई। और फिर वो हल्की सीटी। हाँ, और एक भाप जैसी हिस की आवाज। होम्स झट से उठते हैं, माचिस जलाते हैं और अपनी बेंत से उस बेल रस्सी पर अंधाधुंध वार करने लगते हैं। उन्होंने उस चीज पर हमला किया जो रस्सी से नीचे आ रही थी। बिल्कुल, और उसके बाद हवेली से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख आती है। जब वो डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में जाते हैं तो रहस्य से पर्दा उठ जाता है। डॉक्टर रॉयलॉट मरे पड़े हैं, और उनके सिर पर वो धब्बेदार बैंड लिपटा हुआ है। जो असल में भारत का सबसे जहरीला सांप स्वैम्प एडर था। मैं तो हैरान हूं कि रॉयलॉट ने ऐसा हथियार चुना जिसे केमिकल टेस्ट में पकड़ा ही नहीं जा सकता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। 1883 में स्वैम्प एडर के जहर को खोजना नामुमकिन था। और दूध से सांप को वापस बुलाना और तिजोरी में बंद करना एक खौफनाक लेकिन जीनियस तरीका था। लेकिन हिंसा करने वाले का अंत हिंसा से ही होता है। होम्स के बेंत मारने से सांप भड़क गया और वापस जाकर अपने ही मालिक को डस लिया। सही कहा। अधूरी जानकारी के बावजूद होम्स ने सही समय पर सुरागों को पढ़ा और एक बेगुनाह की जान बचाई। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की डार्क साइड का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक विचार जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। होम्स ने खुद माना था कि डॉक्टर की मौत का कारण वो खुद थे, क्योंकि उन्होंने सांप को भड़काया था। लेकिन उन्हें इस बात का कोई गिल्ट नहीं था। हाँ, ये बहुत गहरी बात है ना? जब एक जासूस ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, और उसके एक्शन से किसी की जान चली जाती है, तो क्या वो न्याय कर रहा होता है या फिर खुद जज और जल्लाद बन जाता है? क्या न्याय के लिए कानून के दायरे से बाहर जाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी साफ ना हो। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली बार तक।